गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। कैसे हो आप सब लोग? आई नो कि मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा, बट आई जस्ट होप कि आप सब लोग सही होगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा करते होगे, पढ़ाई करते होगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर बेटा, आप आई जस्ट होप कि आप लोगों को लास्ट वीडियो का वो चैप्टर याद होगा, किस तरह से हम लोगों ने परपीचुअल पॉवर्टी के बारे में बात की थी, किस तरह से ये लोग फेस करते हैं उस चीज़ को, कितना डिफरेंस होता है हमारी वर्ल्ड में उनकी वर्ल्ड में। एंड उनके पास कोई हेल्प नहीं आती है एंड वो टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ बस कंटिन्यूटी रहती है उनके पास कि उनको रैक पिकिंग ही करनी है। दूसरी स्टोरी बेटा भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल दैट कि बेटा डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग। आप अक्सर क्या कहते हो ना, मैं अपने बच्चों से बोलती हूँ, 12th वाले बच्चों से, कि थोड़ा लाउडली पढ़ा करो। तो द रिएक्शन विच आई गॉट फ्रॉम देम इज दैट कि मैम ये तो बच्चे करते हैं, बच्चे हमने ए फॉर एप्पल या चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं। पढ़ा मैम, पढ़ते थे लेकिन बचपन में पढ़ते थे। आई थिंक कि 3rd या 4th क्लास तक पढ़े होंगे, 5th क्लास तक पढ़े होंगे। 12th में कौन पढ़ता है? हु सेड दिस थिंग यार? आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं कभी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश बेसिकली बात की जाए तो कभी कभी मेरा मन होता है मैं लाउडली पढ़ती हूँ, सो दैट कि जो मेरी वॉइस क्वालिटी है या मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर हो। बीइंग अ टीचर मैं ये चीज़ करती हूँ, तो आप तो स्टूडेंट हो। एंड राइटिंग स्किल बेटा डेवलप करो। वट एवर कम्स टू माइंड, कोई भी टॉपिक आपके मन में अगर आ रहा हो, लिखना चाह रहे हो आप, कोई भी टॉपिक हो, प्रोस्टिट्यूशन के बारे में लिखना चाह रहे हो, कंट्री की कंडीशन के बारे में लिखना चाह रहे हो, कोविड-19 के बारे में लिखना चाह रहे हो, या सिंपल से सिंपल टॉपिक के बारे में लिखना चाह रहे हो, फ्रेंडशिप के बारे में लिखना चाह रहे हो, लव के बारे में लिखना चाह रहे हो, एटलीस्ट ट्राई टू राइट 1 पेज एवरी डे। ट्रस्ट मी बेटा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। लेट मी टेल यू वन थिंग। एक मेरी स्टूडेंट थी एंड हुज नेम वॉज सृष्टि, नो साक्षी, एंड वो क्लास 10th की स्टूडेंट थी एंड उसे बहुत पढ़ने का मन करता था इंग्लिश। बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी। अभी मैं हमारे स्कूल में नहीं है, वो दूसरी जगह पढ़ती है, इसलिए मैं पास्ट टेंस का यूज़ कर रही हूँ। सो अभी भी वो मेरे बहुत दिल के क्लोज है, बट अभी वो मेरी स्टूडेंट नहीं है, मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ उसको। एक स्टूडेंट थी, तो वो बोलती थी कि मैम मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। तो मैंने कहा कि बेटा एक काम करो कि एक आर्टिकल लिख कर लेकर आओ किसी भी चीज़ पे। वो लिख कर लाई चेक करने के लिए। एंड नॉर्मली आप टीचर्स को स्कूल में जल्दी टाइम नहीं मिलता है, बहुत ही बिजी टाइट शेड्यूल रहता है, फिर भी मैंने कहा कि लंच में लेकर आना, मैं देखूंगी। जैसे ही लंच का बेल हुआ ना, वो तुरंत आई और उसने बोला कि नॉर्मली फॉर 20 मिनट्स का लंच का होता है, तो वो लेकर आती थी। तो मैंने कहा कि 10 मिनट्स जो है मैं तुम्हें दे दूँगी। वो आई एंड उसने दिखाया। ट्रस्ट मी बच्चा, मतलब कोई भी ऐसी लाइन नहीं थी जिसमें उसकी मिस्टेक ना मिले हो। एक पेज के आर्टिकल में उसके 50 अप्रॉक्स मिस्टेक्स तो मुझे मिले होंगे। एंड बीइंग अ ह्यूमन, मतलब मुझे भी ऐसा लगा, गॉड किस तरह से मैं कितना उसे एक्सप्लेन करूँगी। बट एक ह्यूमन था तो एक टीचर भी एग्जिस्ट करता है मेरे अंदर। एंड मुझे लगा कि अगर वो मेरे पास नहीं आएगी सीखने के लिए तो किसके पास आएगी। सो मैंने कहा कि बेटा एक काम करो, डेली आप एक आर्टिकल लिख कर आओ, वट एवर टॉपिक, वट एवर कम्स टू योर माइंड फर्स्ट। लव, पेंसिल, बॉटल, दुपट्टा, मिरर, बेडशीट, वट एवर कम्स टू योर माइंड, उस सारे टॉपिक्स के बारे में लिखो। डेली आप लेकर आना, डेली मैं आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट करूँगी एंड वो मिस्टेक्स आप दोबारा मत करना। एंड शॉकिंग है क्योंकि ऑल क्रेडिट गोज टू हर कि वो हर दिन लेकर आती थी। जैसे लंच का बेल लगता था वो मेरे रूम में आती थी, मैं उसका चेक करती थी। एंड हर दिन वो एक होता ना कि 2 महीने कंटिन्यू, 2 महीने बिना एब्सेंट किए वो बच्ची कंटिन्यू लिखती रहती। एंड कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो उसने मिस किया हो, हर टॉपिक के बारे में लिखा था। उस टॉपिक से मुझे ये भी पता चला कि कितना एक्सप्लॉयटेशन उनकी मदर फेस करती हैं, उनके फादर कितना फिजिकली वॉयलेंट होते हैं। एंड इस तरह से वो अपने सारे इमोशंस जो थे वो भी बताया करती थी। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। एक बार उसने मेरे बारे में लिखा एंड पता ही नहीं चला 2 महीने की पीरियड के बाद मैं जब भी उसको मिस्टेक बताती थी, वो मिस्टेक्स अगले टाइम में नहीं हुआ करता। जब मैं बताती थी कि बेटा शी के साथ डज लगेगा, डज नॉट। एंड अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हो तो शी के साथ हैज़ लगेगा, ही के साथ लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हैज़ लगता है, एंड आई के साथ, यू के साथ हैव लगेगा, या प्लूरल के साथ हैव लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बार बार सारे जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, 2 महीने कंटिन्यू। एक टाइम ऐसा आया कि जब उसने लिखा
और मुझे नॉट अ सिंगल मिस्टेक जो उसकी कॉपी में दिखाऊं। एक ऐसी बच्ची जिसका इंग्लिश बहुत वीक हो, बहुत ही वीक हो, एंड उसने इंग्लिश में इतना अच्छा परफॉर्म किया। एंड उसके बोर्ड्स में आई थिंक 77 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। बीइंग अ टीचर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। सो बेटा, लिखने की कोशिश करो, हर दिन लिखो कुछ ना कुछ, क्योंकि इम्प्रूव हो आपकी राइटिंग स्किल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप मुझसे पूछो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगी। जो आर्टिकल आप लिख रहे हो उसको टाइप करके भेजो, मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रहे हैं। कोशिश करूंगी बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करने की, कि बिफोर कंप्लीटिंग 12th आप इतने एलिजिबल हो जाओ कि कल को आप कहीं किसी कॉलेज में जाओ, कहीं बाहर जाओ, तो आप एम्बैरेस्ड ना फील करो कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, काश मैंने पढ़ लिया होता। काश वाला जो शब्द है आपकी ज़िंदगी में ना हो। आपकी ज़िंदगी में ये हो कि एटलीस्ट आई ट्राइड। सक्सेसफुल होना अनसक्सेसफुल होना वो तो फिर डिपेंड करता है कि डेस्टिनी पे डिपेंड करता है। 100% हार्डवर्क करना वो हमारे हाथ में होता है, सक्सेस अनसक्सेस तो वो गॉड के हाथ में होता है। तो आप अपना 100% दो एंड कुछ ना कुछ तो मिलता ही मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटो मैकेनिक, ही अनाउंसेस। अब जो मुकेश है वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, वो कहीं किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता। नॉर्मली बच्चों की चाहत होती है ना कि एज अ फ्रीलांसर काम करना, या मुझे किसी अंडर में काम नहीं करना, फ्री रहना, फ्री बर्ड की तरह रहना है। एंड मुकेश जो था एक ऐसी जगह से था जहाँ पे सपना देखना बड़ी बात होती थी। एंड मुकेश हैज़ दैट काइंड ऑफ गट्स ना, जो ये सपना देखता भी था एंड उसके अंदर वो ना एक पैशन था कि वो चीज़ चाहता है करना, एंड मे बी वो कर पाए। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? अनीश जंग पूछती, कुछ जानते हो कार्स के बारे में? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। स्ट्रेट इन टू माई आइज दैट शोज योर दैट कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस, पैशन, डिटर्मिनेशन। क्या नहीं पता उतना, मैं सीखूंगा, मैं सीख लूँगा, आई डू इट। अगर आप बार बार खुद से ये कहो ना कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, डेफिनेटली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल डेफिनेटली डू इट। बट आप अगर शुरू से ये हो कि कांट 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 वाली हो, तो फिर आप वो अचीव नहीं कर पाते हो। सबसे पहले तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एंड वो मुकेश के अंदर था। बस मुकेश के साथ प्रॉब्लम ये थी, वो ऐसे जगह से बिलोंग करता था जहाँ पे सपना देखना अलाउ नहीं था, क्योंकि अक्सर सपने टूट जाते थे वहाँ पे। एंड मुकेश था बच्चा, उसे नहीं पता था कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, सोसाइटी एक्चुअल क्या है, किस तरह से चलता है ये समाज हमारा। एंड एक बच्चे के मन में हमेशा बहुत सारे सपने होते हैं जो धीरे धीरे टूटते हैं, अक्सर उन लोगों के जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, फिरोजाबाद। आप देखते हो ना रेत के मैदान में, आप दूर से देखते हो कि पानी है वहाँ पे, पास जाते हो तो पानी नहीं होता। उसका ड्रीम भी बिल्कुल ऐसे ही था कि मुकेश देख रहा है, और कंटिन्यूटी बनी हुई है कि वो देख रहा है अपने ड्रीम को जो कि दूर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रेत में पानी जैसे, वैसे ही जो उसका लोकेशन था फिरोज़ाबाद, जहाँ पे जो डस्ट बैंगल्स बनते हैं बेटा, तो उससे डस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो धुंधलापन होता है। तो उस धुंधलेपन में उसका जो सपना था वो भी कहीं ना कहीं फेड था, लेकिन मुकेश को वो अचीव करना था। ओके, हिज ड्रीम्स, सॉरी, Firozabad, famous for its bangle. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. कहाँ से बिलोंग करता था मुकेश? फिरोज़ाबाद से। एंड फिरोज़ाबाद में ऑलमोस्ट सारी फैमिली बैंगल्स ही बनाया करती थी। एक ट्रेडिशन था कि अगर आप फिरोज़ाबाद में हो तो आप बैंगल मेकिंग ही करते होगे। अनीस जंग के टाइम पे तो डेफिनेटली बैंगल मेकिंग ही होती थी। मुझे अभी रीसेंट टाइम का नहीं पता, मे बी फिरोज़ाबाद से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो इन्होंने ट्रेडिशन को ब्रेक कर दिया हो, बट एट द टाइम ऑफ अनीस जंग जब इन्होंने जब ये लिखा था, उस टाइम पे शायद 0.1% टू एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं शायद हो, वरना ज़्यादातर फैमिलीज़ में सभी लोग बैंगल मेकिंग करते थे जस्ट फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, क्योंकि बैंगल से वो बेचते थे, थोड़े बहुत पैसे आते थे, उससे घर का खाना आता था। अभी आप आगे देखोगे कि मुकेश की जो स्टोरी थी वो साहिब आलम से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी,
ठीक है, बस ये था कि उधर रैक पिकिंग है, इधर बैंगल मेकिंग है, उधर पावर्टी थी और इधर कहीं ना कहीं ट्रेडिशन का जो भार है, जो बैगेज है ट्रेडिशन का, वो रखा गया है मुकेश पे एंड तमाम उन चिल्ड्रन पे जिनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है बैंगल मेकिंग के. ओके, वेयर वाज आई यार? Okay, glass making industry where families have spent generations working around furnaces, wielding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems. बेटा अगर आप बाहर की जगहों की बात करो तो बाहर में जो ग्लास की चीज़ें बनती है तो प्रॉपरली आपको किट मिलता है, प्रॉपरली आपको बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं जो आपको आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आप आग में बैठ के फर्नेसेस में भट्टी में बैठ कर आप काम कर रहे हो, ग्लास को मेल्ट करके शेप दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर आपको किट मिलता है उस चीज़ के लिए. बट फिरोजाबाद में ऐसा नहीं था. आपके पास कोई चश्मा या गॉगल्स या कोई ऐसा प्रोटेक्टेड नहीं था आई को प्रोटेक्ट करने वाला. वो घंटों एंड जनरेशंस उनकी चली आई है, मतलब परदादा, उसके भी दादा, उसकी भी दादा, बहुत समय से वो बैंगल मेकिंग करते हैं एंड वो भट्टी के सामने दिन रात बैठे रहते थे एंड वो वेल्डिंग का काम करते थे, बैंगल मेकिंग का काम करते थे. किस तरह से सारे जो शीशे वाले जो सामान होते हैं, स्पेशली बैंगल्स के लिए जाना जाता है फिरोजाबाद, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंगल्स ही बनते हैं, ग्लासेस की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं फिरोजाबाद में एंड बहुत डिफिकल्ट होता है. आप वेल्डिंग करते हुए देखते हो ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है तो बड़ा दूर से अजीब सा लगता है, यार कैसे कोई कर लेता है, मतलब जिस तरह से स्पार्किंग होती है. एंड एक्चुअल में दुख की बात यह है कि फिरोजाबाद में सिर्फ बड़े नहीं, बच्चे भी इसी काम में इन्वॉल्व है, बैंगल मेकिंग करते हैं. आप आगे ऐसे देखोगे किस तरह से वो पूरा फुल प्रोसीजर देखोगे, किस तरह से वो होता है एंड किस तरह से बैंगल मेकिंग के चलते लॉट्स ऑफ पर्सन लॉस्ट देयर आईसाइट. किस तरह से बहुत सारे ऐसे बंदे जो हैं अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं जस्ट बिकॉज कि वो फर्नेसेस के सामने, भट्टी के सामने कंटिन्यू बैठे रहते हैं एक डिंजी रूम में, एक डार्क रूम में. एंड उनका जो आय है वो कई बारी वो बैंगल मेकिंग के समय डस्ट बहुत ज़्यादा जाते रहते हैं और वक्त से पहले ही वो अंधे हो जाते हैं. सो बहुत ही डेंजरस काम है जो कि प्रॉपरली हमारे इंडिया में ऐसे लोगों को प्रॉपरली किट नहीं देते हैं, लोग प्रोटेक्शन नहीं देते हैं. और नॉर्मली आप सिर्फ बैंगल मेकिंग का केस नहीं है बेटा, आप अगर स्पेंजर्स को देखते हो जो नाला साफ़ करते हैं, जो जाते हैं, जो जो स्वेज ड्रेनेज को साफ़ करते हैं, जो लैट्रिन को साफ़ करते हैं, वो आप अगर देखोगे ना ऐसे वीडियोस तो बहुत सारे लोग ना दारू वारू पीकर खुद एकदम नशे में चले जाते हैं अंदर एंड बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है. अगर आप सर्वे देखते हो तो हर दिन 5 लोग स्क्वेंजर्स में हर दिन 5 लोगों की डेथ होती है जस्ट बिकॉज कि उनके पास प्रॉपर किट नहीं होता है. बाहर जो है वो सब कुछ मशीन से होता है एंड अभी हमारा इंडिया इतना एडवांस नहीं हो पाया कि मशीन से यार सारी चीज़ें कर पाए, तो ह्यूमन जो होते हैं मशीन का काम करते हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग मरते हैं. ज़्यादातर ऐसे काम दलित किया करते हैं, ऐसे सेक्शन के लोग जहाँ हम अनटचेबल्स मानते हैं उन्हें. एंड बहुत दुख की बात है ये चीज़ कि प्रॉपर उन्हें किट नहीं मिलता है खुद को प्रोटेक्ट करने का. एंड काम वो क्या करते रहते हैं, सबसे बड़ा काम करते हैं. अगर ये काम ना हो तो लोग बीमारी से मर जाएं, स्मेल से ही मर जाएं. एंड उनको जो सबसे ज़्यादा हीरो वाला काम करते हैं उन्हें ही हम अनटचेबल मानते हैं, उन्हें ही हम छूने से डरते हैं और उन्हें ही हमें लगता है कि अगर वो टच हो जाएंगे तो हम पूरी तरह से गंदे हो जाएंगे. जो हमारी गंदगी को साफ़ करते हैं हम उन्हें ही गंदा मानते हैं. सो दिस इज़ द आयरनी. Okay, where was I? Okay, मैं भूल गई. मुकेश's family is among them. मुकेश की फैमिली भी उसी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी. None of them know that it is illegal for children like them to work in the glass furnaces with high temperature in the dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. And मुकेश की फैमिली भी उन्हीं लोगों में से थी. बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि बच्चों को ऐसे काम नहीं कराते क्योंकि ये इलीगल है. अगर हम लॉ को इन्फोर्स करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, सो हम 20,000 बच्चों को ऐसे बचा सकते हैं जिनको काम कराया जाता है ऐसे फर्नेसेस में. एक छोटा सा रूम होता है बैंगल मेकिंग का बेटा एंड पूरी तरह से कोई विंडो नहीं होता है, दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है एंड उसके अंदर अंधेरे में फर्नेसेस में भट्टी में काम किया जाता है, ग्लास को मेल्ट किया जाता है, जिस तरह से प्रोसीजर होता है. एंड वो कंटिन्यूटी आग की तरफ एकदम बिल्कुल हाई टेम्परेचर होता है. उनकी आँखें जो होती हैं वो अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो डार्कनेस में ज़्यादा एडजस्टेड हो जाती हैं कंपैरिजन टू
लाइट। कभी आप अंधेरों में बहुत टाइम तक रहते हो और अचानक से रोशनी में जाते हो तो आप एकदम होता है ना कि आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है सिर्फ कुछ वक्त के लिए। लेकिन अगर आप इमेजिन करो कि वो तमाम बच्चे जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, एंड आपको पता ये भी है कि आई जो होता है मतलब वो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन माना जाता है ह्यूमन का, इतना सेंसिटिव ऑर्गन एंड इतना ज़्यादा प्रेशर, वो भी बच्चों पे प्रेशर जो कि ऑलरेडी वो इतने सेंसिटिव होते हैं, ये सारे काम कराते हैं। तो बचपन में ही या कुछ टाइम बाद कुछ बड़े होते ही वो अपनी आईसाइट को लूज़ कर देते हैं मोस्ट ऑफ देम। सो कोई ऐसा लॉ नहीं है जो इन्फोर्स किया जाए, एंड बस चला आया है, कई सालों से चला आ रहा है और अभी भी चलता है। एंड ऐसे काम करते हैं बच्चे जैसे कि वो मशीन है, वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं सारे काम करने में कि वो काम करते रहते हैं एंड इसमें अपना वो बचपना खो देते हैं। दिन भर ही वो एक डिंजी रूम में, एक फुल ऑफ डार्कनेस वाले रूम में बैठकर वो बैंगल मेकिंग करते रहते हैं। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home। मुकेश का जो आंखों में चमक आ जाने की, अनीश जंग बोलते कि चलो मुझे अपने अपने घर लेके चलो, तो मुकेश बड़ा खुश हो जाता है कि यार कोई ऐसा इंसान है जो एक्चुअली में उनके घर आना चाहता है, एक गरीब के घर आना चाहता है। तो मुकेश उनको कंपनी करता है और लेकर चलता है एंड प्राउडली वो बताता है कि आपको पता है मेरा घर अभी अभी बना है, एक झोपड़ी होगा, थोड़ा बहुत बन गया होगा, रेनोवेशन कुछ हो गया होगा। तो मुकेश को बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि हम ऐसे घर में लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास तो घर भी नहीं होते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, पर मुकेश के पास घर है तो वो प्राउडली बताता है कि मेरे पास घर है एंड थोड़ा सा अभी भी बना है। We walked on stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in the primeval state। एंड यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से वो जा रही है, गुजर रही है, चोक्ड मतलब कि इतनी गार्बेज है ना कि मतलब आप सांस भी नहीं ले पा रहे हो, इतना भर भर के गार्बेज पड़ा हुआ है। हॉवेल्स यहाँ पे छोटे छोटे घर को बोला जाता है, हट शेप के घर को बोला जाता है। किस तरह से बने हुए हैं, कुछ दरवाजे टूटे हुए, क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब कैसा लग रहा है कि अभी गिर जाएंगे, वॉबली डोर्स मतलब कि इतना हिल रहे हैं कि आवाज़ कर रहे हैं, चूचा की आवाज़ कर रहे हैं। एंड ऐसी जगह से वो गुजर रही हैं अनीस जंग, एंड बहुत ही बुरी कंडीशन है उस लोकेलिटी की। एंड एक छोटे से घर में ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंगली रह रहे हैं, मतलब भर भर के। प्रिमेवल मतलब होता है बाबू प्रिमिटिव एज वाला, मतलब बहुत पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था कि ह्यूमन एंड एनिमल्स एक साथ रहा करते थे। तो यहाँ पे एनिमल्स मतलब कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्लियाँ, सब उसी जगह पे पड़े हुए हैं। गंदगी है, ऊपर से वहाँ पे एनिमल्स हैं, वहाँ पे ह्यूमंस हैं, तो सबको एग्जिस्टिंगली सब साथ में रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे ज़माने में पहुँच गए हैं जहाँ पे एडवांस एज नहीं है हमारा, अभी भी हम वो होता है ना कि स्टोन एज वाले में हैं, जहाँ पर मशक्क़त कर रहे हैं कि किस तरह से हमें खाना लाना है, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। तो वो वाली अनीस जंग को फीलिंग आ रही थी जब वो मुकेश के लोकेलिटी में जाती हैं। तो ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फूड एंड पुशेज इट ओपन। ऐसे ही घर पे एक जगह पे रुकता है एंड उसका घर के जो डोर रहता है वो भी वॉबली रहता है, आवाज़ करता है, लगता है गिर जाएगा डोरी, एंड वो पैर से अपने पुश करता है। वे एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। एंड कहाँ पे वो एंटर करते हैं, शैक बेटा आप अक्सर मूवीज़ में देखते होगे, छोटे से चौल में छोटा सा एक घर होता है जो मर्ड एंड कुछ उसमें ईंट लगी होती है एंड ट्रैम्पलिन, ऐसे टेंट वाला जो होता है ना, टेंट वाला नहीं यार, एक कपड़े वाला नहीं होता है जो आप ऐसे नॉर्मली बिछाते हो, हाँ, जो वाटर रेजिस्टिंग होता है, उस पर अगर आप ऐसे लगाते हो ऊपर के साइड से तो पानी नहीं गिरता है। तो उस तरह से वो कैसे कैसे कवर करके वो घर बना होता है, जो कि कम्प्लीटली बना भी नहीं होता है, कहीं 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 कुछ ना कुछ टूटा होता है, तो प्रॉपरली वो बिल्ड भी नहीं होता है। लेकिन मुकेश के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उनके पास घर है एंड थोड़ा बहुत बन गया है, रीबिल्ड हो चुका है। Okay. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sets a large vessel of sizzling spinach leaves. And एक जगह पे जब वो एंटर करती हैं तो एक जगह पे चूल्हा जला रहता है एंड चूल्हे में लकड़ी पड़ी रहती है एंड बहुत सारे ग्रास के लीव्स पड़े रहते हैं। आपको पता है कि नॉर्मली पहले के टाइम के लोग जो थे वो चूल्हा यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास सिलेंडर अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते हैं। एंड वो बहुत सारे पत्तियाँ भी, ड्राई लीव्स लेकर आते हैं क्योंकि आग बहुत जल्दी होते हैं उससे, तो भर भर के वो चूल्हे में झोंका गया रहता है एंड उसके पीछे एक बड़ा सा बर्तन रखा गया रहता है एंड उसके ऊपर वेसल के अंदर जो बर्तन है उसके अंदर स्पिनच, जो पालक की जो पत्तियां हैं वो पकती रहती है। सिजलिंग मतलब कि हॉट, अभी भी बन रही हैं, धुआं हुआ निकल रहा है उससे।
और जस्ट उसके बगल में एल्यूमिनियम का प्लेट रखा हुआ है, उस पर कुछ वेजिटेबल्स कट किए हुए हैं. अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. एंड एक बहुत ही कमज़ोर सा, फ्रेल मतलब कि बहुत ही वीक सी एक लेडी है जो खाना बना रही है पूरी फैमिली का. थ्रू आउट आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल. पूरा धुआं धुआं हुआ है, लेकिन जब वो देखती है अनीश रंग को और मुकेश को तो वो स्माइल करती है उन्हें देखकर. शी इज़ वाइफ ऑफ मुकेश इज एल्डर ब्रदर. वो वाइफ किसकी रहती है? मुकेश के एल्डर ब्रदर की रहती है. नॉट मच ओल्डर इन एवर्स, मतलब ज़्यादा वो बड़ी नहीं होती हैं. शी हैज़ बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू. ज़्यादा बड़ी नहीं होती है. ऐसे सब एज में बेटा, ऐसे सारे एरियाज़ में बहुत ही कम एज में शादी कर दी जाती है. 15-16 एज में बच्चों की शादी करके उनको एक बहुत बड़ा दर्जा दे दिया जाता है फैमिली में बहू का. एंड वो दिन भर ही काम करती रहती हैं एंड पूरी फैमिली को संभालती हैं एट अ वेरी लिटिल एज. तो यहाँ पे सिर्फ मुकेश का ही लॉस्ट स्प्रिंग नहीं हुआ है, चाइल्डहुड लॉस्ट नहीं हुआ है, बल्कि इस बहू का भी हुआ है जो वो बहुत छोटी है उम्र में. द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन. एंड मतलब उसको एक बहू का दर्जा देकर उसको इंचार्ज बना दिया गया है जो बहुत सारे लोगों का ख्याल रखती है, जो कि 3 मेन हैं. हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर. मुकेश है, उनके हस्बैंड है और उनके फादर इन लॉ. व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब उनके ओल्डर मैन जो है वो एंटर करते हैं तो नॉर्मली फैमिलीज़ में क्या होता है, एक ट्रेडिशन, आउट ऑफ ट्रेडिशन, अभी भी लोग जब बड़े लोग गुजरते हैं तो पल्लू थोड़ा सा हट जाते हैं सामने से, या पल्लू जो है आगे की तरफ कर लेते हैं, चेहरा ढक लेते हैं अपना शर्म के मारे. ये कहीं ना कहीं बड़ा माना जाता है बहुत सारे हिंदू या मुस्लिम फैमिली में कि आप कवर करके रखो, आप बड़ों के सामने नहीं सकते हो, आप बड़ों के सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बात कर सकते हो. ये सारी चीज़ें बहुत ही पुरानी ट्रेडिशन है. हम हमेशा रिलेट कर पाते हैं कि अगर आप घूंघट पूरा सर तक नीचे करके हो दैट मीन्स कि यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू समवन. नहीं, आप घूंघट उठा कर भी अगर किसी को, आप दिल से रिस्पेक्ट देते हो ना, आप कपड़ों से रिस्पेक्ट नहीं देते हो, आप नज़र झुका के रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप आंखों में आंखें डाल के भी बात कर सकते हो, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बात कर सकते हो. आपकी आंखों से पता चल जाएगा कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो. बट कहीं ना कहीं पुरानी सोच एग्जिस्ट करती है बहुत फैमिलीज़ में, पहले भी और अभी भी एग्जिस्ट करती है कि बड़ों के सामने नहीं जाना है, बड़ों के सामने पर्दगी में रहना है एंड ब्ला 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 ब्ला. तो यहाँ पर किस तरह से उसके जो बड़े आते हैं तो वो ढक के रखती है. ओके, एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, बता दिया है, बिफोर मेल एल्डर्स. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिज्ड बैंगल मेकर. एंड इस केस में जो मुकेश के फादर थे वो बहुत ही गरीब बैंगल मेकर थे. कोई बहुत बड़े, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं या बहुत अच्छी बैंगल मेकिंग उनकी चल रही है, बहुत ही गरीब थे. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस. एंड बहुत मशक्क़त की है मुकेश के फादर ने. पहले तो वो टेलरिंग का काम करते थे, कपड़ा सिला करते थे, फिर बैंगल मेकिंग का काम किए, बट इसके बावजूद भी वो घर को अच्छे से नहीं बना पाए. सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, ना ही अपने बच्चों को स्कूल्स भेज पाए. ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम. इतना ही कर पाए कि उन बच्चों को उन्होंने बैंगल मेकिंग सिखा दी, अपना प्रोफेशन सिखा दिया, सो दैट कि वो भूखे ना मरे. इन फ्यूचर जब उन्हें काम करना पड़े तो वो इसके सहारे बैंगल मेकिंग करके कुछ ना कुछ कमा लें. It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. यहाँ पे ग्रैंड मदर भी एग्जिस्ट करती हैं मुकेश की, एंड वो बताती हैं कि उनकी डेस्टिनी थी यार. गरीब लोग पता है अक्सर डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है. वो हमेशा यही कहते हैं, एंड दैट्स द रियलिटी यार. आप कुछ नहीं कर सकते, आप किस्मत से लड़ नहीं सकते. हम जैसे लोग क्या करते हैं कि हमें सिखाया जाता है कि आप बहुत मशक्क़त करो, बहुत पैशनेट हो, डिटर्मिनेशन के साथ आप फॉलो करो एंड कुछ भी हासिल कर सकते हो. आप किस्मत से भी लड़ सकते हो. बेटा हम किस्मत से लड़ नहीं सकते. आप 100% दो अपना. एंड वो कहते हैं ना कि खुदा की रज़ा होती है, खुदा की मर्ज़ी होती है तो वो आपको चीज़ मिल जाती है. बट किस्मत से कोई लड़ नहीं सकता. किस्मत से बढ़कर या किस्मत से कम किसी को आज तक नहीं मिला है. एंड यहाँ पर ये भी ये बिलीव करते हैं, इट्स माई परसेप्शन, मे बी आपका डिफरेंट परसेप्शन हो एंड मे बी आप अपनी जगह पे राइट हो. मैंने जैसे बोला है आप लोगों को, एवरी वन हैज़ डिफरेंट परसेप्शंस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग एनी टॉपिक. सो अगर आप दूसरी चीज़ सोचते हो, एक एग्जाम्पल देती हूँ बेटा कि एक रूम में हम खड़े हैं एंड बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट खड़े हैं. आपके सामने, जस्ट आपके सामने फ्रंट पे आपको विंडो दिख रही है एंड मेरे फ्रंट पे, हम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं एंड मेरे फ्रंट पे डोर है. मैं अगर बोलूँ कि फ्रंट पे डोर है एंड आप बोलो फ्रंट पे विंडो है, मैं बोलूँ कि नहीं मैं सच बोल रही हूँ एंड आप बोलो कि आप सच बोल रहे हो, तो
इसमें समझदारी की क्या बात होगी कि अगर हम एजुकेटेड हैं, अगर हम वाकई में पढ़े लिखे हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, तो हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि दैट्स माई रियलिटी, क्योंकि मेरे फ्रंट में डोर है, बट मे बी फ्रॉम योर एंगल, फ्रॉम योर परसेप्शन, फ्रॉम योर थिंकिंग, आपके सामने डोर होगी. सो बी बोथ आर करेक्ट. मे बी मैं आपके चीज़ को फॉलो ना करूं, मैं आपके विंडो को कभी ना देख पाऊँ और आप मेरे डोर को कभी ना देख पाओ, लेकिन एक होता है ना कि आप एक्सेप्ट करोगे. द फर्स्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन इज एक्सेप्टेंस. हम फॉलो ना करें, हम आपकी रियलिटी को ना देख पाएँ, हम आपके परसेप्शन को ना समझ पाएँ, बट हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे थॉट एग्जिस्ट करते हैं तो आपके भी थॉट एग्जिस्ट कर सकते हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को ऐसी ही सोच रखनी चाहिए. बट क्या होता है, हम इतने स्टिक रहते हैं, हम इतने रिजिड रहते हैं अपने थॉट्स को लेकर, हर चीज़ को लेकर, स्पेशली रिलीजन, कास्ट, कंट्री को लेकर, कि हमें सामने वाला हर इंसान बुरा लगता है एंड हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही सच है. सच का कोई डायमेंशन नहीं हो सकते हैं, बस एक ही सच है एंड वो मेरा सच है. एंड इस मेरा के चक्कर में बहुत फाइट्स होते हैं, बहुत वायलेंस होता है. एंड वो चीज़ जो होती है, अक्सर मैं अपने बच्चों से बोलती हूँ कि बेटा, डू यू नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ लिटरेट पर्सन एंड बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन. तो नॉर्मली रिएक्शन क्या होता है कि लिटरेट मतलब भी तो वही होगा, एजुकेटेड मतलब भी तो वही होगा. नहीं बच्चा, बीइंग अ लिटरेट मीन्स व्हाट, आपको ज्ञान है, अक्षरों का ज्ञान है, आप पढ़े हो, आप डॉक्टर हो, IAS ऑफिसर हो, सब कुछ बन गए हो. एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लिटरेट का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि आपके पास दिमाग है. एजुकेटेड वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि उस दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं. अक्सर ऐसे आप लोगों से मिलोगे जो डॉक्टर हैं एंड उनका बिहेवियर रूड होता है, उनका वे ऑफ डीलिंग पीपल रूड होता है. वो ऐसा लगता ही नहीं है कि यार मतलब क्या पढ़ा लिखा है उन्होंने, कितना गलत व्यवहार करते हैं. और ऐसे ही आप ऐसे इंसान से भी मिल सकते हो जो 12th पास हो, एक्सपीरियंस्ड हो वो, और जितना भी उसने पढ़ा है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है. तो मैं उसे एजुकेटेड मानूंगी और उस डॉक्टर को लिटरेट मानूंगी. इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, बिकॉज एजुकेशन आपके बिहेवियर में शो होता है. सो वेयर वॉज आई. उनका कर्मा था एंड अपनी ग्रैंड मदर बता रही कि कैसे अपने हस्बैंड को उन्होंने अंधा होता हुआ देखा है. क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइम से डस्ट, वो बैंगल मेकिंग का काम कर रहे थे और डस्ट जा रहा था पॉलिशिंग करते वक्त, एंड एक टाइम आया कि वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए. क्या ना, गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन. यहाँ पे लीनियज का बात क्यों किया गया है बेटा? वो होता है ना कि आपको एक मतलब सदियों से चला आया है, आपके फोरफादर से चला आया है, आप मतलब परदादा से, पूर्वजों से चला आया है. तो ये दादी माना करती थी बैंगल मेकिंग हमारी किस्मत में ही लिख दी गई है, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते. ये हमारे पर एक होता है ना कि हमारा एक कलंक है और इस कलंक को हम साफ नहीं कर सकते, इस स्टिग्मा को हटा नहीं सकते. और टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ हमें बैंगल मेकिंग ही करनी है, क्योंकि हम इस चीज़ से निकल नहीं सकते. ये मुकेश की जो दादी थी उनका ये सोच था. She implies, born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in the unkempt yard, are piled on the 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. अब यहाँ पर क्या है कि दादी कह रही हैं कि हम पैदा होती है यार हर जगह बैंगल्स देखते हैं. अपने घर में, अपने घर के बाहर जो जगह होती है उसको यार्ड कहते हैं, थोड़ा सा खुला हुआ रहता है गेट से पहले. दूसरों के घर में, दूसरों के हर जगह मार्केट प्लेस पे, दुकानों में, हर जगह हम बैंगल्स देखते हैं. हर जगह ऐसे बैंगल्स जो मतलब हर कलर के होते हैं, भर भर के होते हैं. स्पायरल्स, आपको पता है जब एक गुच्छा होता है चूड़ियों का, जैसे ठेले पे बेचते हैं, तो बहुत सारे स्पायरल्स जो होते हैं आप ठेले बनते हैं एंड आप उस सारी चूड़ियों को ठेले पर रखते हो एंड बेचने के लिए निकल जाते हो. एंड हर कलर्स के होते हैं, हर कलर्स के. आप रेनबो देखते हो ना, रेनबो से जो कलर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं वो सारे कलर्स को मिक्स करके अलग करके 2 कलर को मिक्स करके जितने भी कलर्स बनते हैं उस सारे कलर्स की चूड़ियाँ आप फिरोजाबाद में पाते हो. दैट्स वाई कहा जाता है ना एपिटोम ऑफ ना बैंगल इंडस्ट्री. एक कहीं ना कहीं
एक मेन सेक्टर है ये बैंगल इंडस्ट्री का। जितनी भी चूड़ियाँ, ब्यूटीफुल चूड़ियाँ जो आती हैं वो स्पेशली फिरोज़ाबाद से बनी होती हैं। मे बी अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे चूड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हूँ, लेकिन जो स्पेशलिटी फिरोज़ाबाद की चूड़ियों की होती है वो कहीं पे भी इंडिया की कहीं पे भी जगह पे नहीं होती है। एंड कहाँ पे अक्सर लोग कहाँ बेचते हैं अपनी चूड़ियों को, जो बाहर जो यार्ड होता है, जो अनकेम्प्ट यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब अनटाइडी सा, बड़ा बिखरा बिखरा सा, टूटा फूटा जो यार्ड है, घर टूटा हुआ है, उसी के बाहर लोग अपने चूड़ियों का खदान लगा लेते हैं एंड जो भी गुजरता है चूड़ियाँ बेचते हैं। एंड कुछ लोग ठेला लेकर ऐसी जगह पे जाते हैं, आउटस्कर्ट्स में जाते हैं जहाँ पे जो एरिया है उनका, उसके बाहर जाते हैं एंड मिडिल मैन आते हैं। बेटा 3 तरह के लोग होते हैं ना जो बनाते हैं, एक मिडिल मैन जो दलाल होते हैं एंड जो बिजनेसमैन होते हैं जो बड़े लेवल पे होते हैं, जो उनसे खरीदते हैं मिडिल मैन से। तो मिडिल मैन इतना एक्सप्लॉइट करते हैं कि कम से कम दामों में, जितनी मेहनत है सब बैंगल मेकर्स की होती है, कम से कम दामों में मिडिल मैन लेकर जाते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बिजनेसमैन को बेचते हैं एंड बिजनेसमैन होते हैं उससे भी ज़्यादा दाम में दूसरे कंट्रीज़ में या दूसरे सिटीज़ में बेचते हैं। सो जो भी चीज़ है सब कुछ उन्होंने मेहनत की एंड सबसे कम वही कमा पाते हैं, इतना कमा पाते हैं कि सिर्फ वो फूड को अफोर्ड कर पाएँ एंड उस चूड़ियों को बेचकर लोग लखपति एंड करोड़पति बन जाते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस करते हैं एंड ये चीज़ सिर्फ बैंगल मेकिंग में नहीं होती है बच्चा, बहुत सारे प्रोफेशंस में होती हैं। बहुत सारे ऐसे जो हैंडमेड हैंडक्राफ्ट जो चीज़ें बनती हैं जो लोग बनाते हैं, जैसे कि पॉटरी, जो कुम्हार होते हैं वो कितनी मेहनत से बनाते हैं, कितनी मेहनत से डिज़ाइन करते हैं एंड जो मिडिल मैन आता है, दलाल आता है, वो इतनी कम पैसों में लेता है एंड वही जो ये तो ना पीस ऑफ आर्ट होता है वो हज़ारों एंड लाखों में बिकता है अगर एक ब्रांड का नाम लग जाता है तो, सिर्फ एक ब्रांड का नाम लग जाता है तो जो सबसे ज़्यादा मेहनत किया वही सबसे ज़्यादा कम कमाता है इस चीज़ को लेकर। तो बहुत सारे एंड मैंने इधर बताया ना कि डार्क हटमैन्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ अ फ्लेम्स एंड फ्लिकरिंग ऑल लैम्प्स, सॉरी आई फाइल्ड द फोर व्हील्स एंड पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स एंड ओके, यहाँ तक बता दिया मैंने। एंड उसके बाद आप एक सीनरी यहाँ पर शो की गई है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो अपने पेरेंट्स के साथ एक जगह पे बैठे हुए हैं एंड लैम्प्स जल रहे हैं। लैम्प्स, लालटेन होता था ना पहले, पता नहीं आप लोग के घरों में अब यूज़ होता है कि नहीं, पर पहले के टाइम में हमारे यहाँ यूज़ होता था। फ्लिकर करता है क्योंकि कभी थोड़ा ज़्यादा जलता है, कभी कम जलता है, या तेल की कमी हो जाती है या तेल ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा जलता है, तो फ्लिकर करता है। उस आग के सामने, ऐसी फ्लिकरिंग लाइट के सामने वो बच्चे और पेरेंट्स बैठे हुए हैं एंड वो क्या काम कर रहे हैं, वो बैंगल्स जो हैं वो बना रहे हैं, वो एक शेप दे रहा है बैंगल्स को। तो आप देख रहे हो कि जो पेरेंट्स के साथ बच्चे बैठे हुए हैं वो भी बैंगल मेकिंग कर रहे हैं। वो खेल कूद नहीं रहे हैं, अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी फैमिली की हेल्प कर रहे हैं एंड बहुत ही बचपने वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगे हैं। द आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू लाइट आउटसाइड एंड उनका जो, मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि इतना एडजस्टिंग हो जाता है डार्क के टूवर्ड्स की वो लाइट बहुत कम देख पाते हैं, क्योंकि पूरे दिन सुबह से लेकर वो पूरे शाम जब तक कि रात ना हो जाए वो बैंगल मेकिंग का काम करते रहते हैं एक डिंजी रूम में एंड जब रात होती है तो वो सोने के लिए जाते हैं। बहुत कम सुबह वो देख पाते हैं, एक आसमान को देख पाते हैं, वरना सुबह सुबह उठाकर जब हल्की एकदम सुबह हुई रहती है तभी उनको उठा दिया जाता है एंड बैंगल मेकिंग का काम कराने लगते हैं। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अब ब्लेम करूँगी पेरेंट्स को, बिकॉज पेरेंट्स के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उनको हेल्पिंग हैंड चाहिए, वो भी बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें बच्चों की मदद चाहिए अपने। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग द आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट एंड दिस इज़ द रीज़न दैट कि इतना ज़्यादा वो काम करते हैं, इतना हाई टेम्परेचर में काम करते हैं कि अडल्ट होने से पहले ही कुछ लोग अपना, या ज़्यादातर लोग अपना आई साइट लूज़ कर लेते हैं, आंखों की रोशनी खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सविता की अब यहाँ पे बात हो रही है, मुकेश अभी आएगा, लेकिन अभी सविता भी एक मेन कैरेक्टर है स्टोरी का और छोटी सी बच्ची रहती है, यंग गर्ल है अभी, जस्ट ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत छोटी नहीं है, एज होगी उसकी 14-13, अभी वो एक पुबर्टी वाले एज में है, टीन्स वाले एज में है एंड वो बैठ के सोल्डरिंग कर रही है। सोल्डरिंग भी एक प्रोसीजर होता है बेटा, ये चूड़ियों को जोड़ने का काम होता है। सोल्डर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप गर्म करते हो आग पे एंड कभी कभी इलेक्ट्रिकल भी आता है एंड आप चूड़ियाँ जो होती हैं वो लास्ट के एंड में जो सर्किल वाला एंड होता है उसको आप क्या करते हो, मेल्ट करके उसको जोड़ने का काम करते हैं। तो वो सोल्डरिंग, वो पीसेस ऑफ ग्लास वो कर रही है एंड एज अ हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे भी ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि मशीन्स काम करती हैं। बाहर के शहरों में
बस एक एक इंसान होता है जो मशीन को ऑन कर देता है, मशीन सारा काम करना शुरू कर देती है। अगर आप मशीन को उस फॉर्मेट में वो होता है ना, प्रोग्राम्ड कर देते हो, तो सिंपली सविता यहाँ पर एकदम मैकेनिकल काम कर रही है, इतना फास्ट काम कर रही है कि इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे बचपन से ही काम कर रही हो। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। सैंक्टिटी बेटा यहाँ पर होलीनेस को बताया गया, पवित्रता को बताया गया है। अनीस जंग यहाँ पे सोच रही हैं कि क्या सविता को ये चीज़ पता होगी कि चूड़ियाँ जो होती हैं वो उसके रिलीजन में कहीं ना कहीं एक पवित्रता का एक सिंबल होती हैं। क्या सविता को ये चीज़ पता होगी? इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। चूड़ियाँ जो होती हैं वो सुहाग की निशानी होती है, ऑस्पिशियसनेस बताई जाती है, शुभ माना जाता है चूड़ियों को पहनना, सजना, ये सारी चीज़ें। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, लेकिन ऐसा मे बी अभी सविता को ये चीज़ पता ना हो, लेकिन एक दिन आएगा। जो डॉन का वर्ड यहाँ पर बेटा रियलाइजेशन से इस्तेमाल किया गया है, रियलाइज होगा। बट डॉन स्पेशली यहाँ पे रियलाइज के बदले में डॉन इसलिए यूज़ किया गया है कि फर्स्ट रियलाइजेशन, मतलब जब आप पहली बारी कोई चीज़ रियलाइज़ करते हो। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रियलिटी बताई गई है कि बच्चों की शादी अचानक से कर दी जाती थी एट द एज ऑफ 13, 14, 15, एंड उन्हें अचानक से पता चलता था कि भाई उनकी शादी होने वाली है। तो एक दिन उसे पता चलेगा, उसको रियलिटी पता चलेगी इस बैंगल्स की, क्योंकि अचानक से उसकी शादी करा दी जाएगी बिफोर द एज, जो एक्चुअल एज होता है उससे पहले उसकी शादी करा दी जाएगी। इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियस, ओके। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist. कब रियलाइज होगा? अचानक से जब उसके हाथों में चूड़ियाँ होंगी, उसके सर पे वो लाल कलर की चुन्नी होगी, एंड मतलब हाथ जो होगा वो हिना से, वो मेहंदी से भरा पड़ा होगा। उस दिन रियलाइज़ होगा जिस दिन उसकी शादी होगी। उस दिन उसको पता चलेगा कि ये चूड़ियाँ जो बचपन से वो बनाती आई है, ये चूड़ियाँ जो जिम्मेदार हैं उसके बचपन के खोने की, ये चूड़ियाँ जो बहुत ही शुरुआत में ही उसको जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती हैं, ये चूड़ियाँ जो खुश नहीं होने देती हैं उसे, आज रीज़न बनेंगी एक टाइम पे उसके सुहाग का, उसकी वो सैंक्टिटी बयान करेगी, वो प्योरनेस बयान करेगी। हेयर ऑल्सो अनीश जंग यूज द पोएटिक डिवाइस आयरनी, कि मतलब एक ही चीज़ दो अलग अलग परफॉर्म कर रही है। मतलब एक तो कंप्लीट सैडनेस और एक कंप्लीट हैप्पीनेस। शादी कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस वाला मोमेंट होता है किसी की लाइफ में, एंड कई समय तक अगर आप किसी चीज़ को गलत मानते आए हो और अचानक से आपको ये बताया जाए कि ये चूड़ियाँ जो हैं ये खुशी का रीज़न होती है, इट्स क्वाइट टफ टू बिलीव इट ना। एंड अनीस जंग यही बयान करना चाहती थी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, एंड उस टाइम पे जब वो ब्राइड बनेगी तो उसे रियलाइज़ होगा, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। एंड किस तरह से जैसे उसकी माँ जो बैठी हुई है, जो कई साल पहले बनी थी ऐसी ही दुल्हन, और उसे रियलाइज़ हुआ था इस बात का कि जो चूड़ियाँ होती हैं वो सुहाग की निशानी मानी जाती हैं, एक रिप्रेजेंट्स करती है सैंक्टिटी को, प्योरनेस को। और चूड़ियाँ हैं अभी भी उस मदर के हाथ में, बट कोई लाइट नहीं है, कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल एकदम लॉस्ट हो जाता है, कोई लाइफ नहीं होती है उनकी आँखों में। बस वो काम कर रहे हैं, रात हो जाता है, पैसे आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर वो सुबह से लेकर रात तक बैंगल मेकिंग करते रहते हैं। मैंने कहा ना कि ऐसे लोगों के अंदर जिंदा दिली होती ही नहीं है। ऐसे लोग बस सर्वाइव कर रहे हैं, बस जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और उन्होंने एक चीज़ बोली, एक वक्त सिर पर खाया भी नहीं है, खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drained of joy, she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's the reality. बेटा, this is a non-fictional story. आप समझ रहे हो, रियल स्टोरी। एंड एक्चुअल में अनीस जंग से किसी औरत ने ये चीज़ कही थी फिरोज़ाबाद में कि पूरा टाइम, मतलब जितनी बूढ़ी हों, मान लो अप्रॉक्स आप एज उनकी 50-60 मान लो, एट द एज ऑफ 50 उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर पेट खाना नहीं खाया एक वक्त का, बस खाया है फॉर सर्वाइवल, बस खा लिया कि चलो यार इतना खा ले कि बच पाएँ, इतना खा ले कि कोई बीमारी ना हो, उतना मिल जाए। लेकिन होता है ना कि आप भर पेट खाना वाला, कि ना फुल। हम क्या करते हैं कि कभी हमें कोई चीज़ मिलती है जो हमारी स्पेशल, जो हमारी फेवरेट होती है, तो हम इतना खाते हैं, एंड फिर मम्मा से कहते हैं कि आप बचा के रखिएगा, हम दोबारा खाएंगे।
लेकिन ये चीज़ें बहुत लोगों को नसीब नहीं हो पाती हैं। एंड अपनी पूरी ज़िंदगी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसने बस इतना ही अचीव किया था कि उसे थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता था, और जो उसका हस्बैंड था जो उसकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी थी, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। इतनी मशक्क़त के बाद, इतनी सारे प्रॉब्लम्स के बाद, उसके जो हस्बैंड है वो ये कहता है कि मुझे और कुछ नहीं आता बैंगल्स बनाने के अलावा। एंड मैं, होता ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया अपनी फैमिली के लिए, हाँ लेकिन एक घर बना दिया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. And उसको सुनने के बाद अभी आप लोग थोड़ा सा अजीब लगेगा ना कि घर, what's a big deal यार, everyone has a house. बट उनको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि जिस टोन में उन्होंने बोला था, इससे एक रियलिटी पता चलती थी फिरोज़ाबाद के लोगों की कि बहुत मुश्किल है एक घर बना पाना भी। एंड ये एक अचीवमेंट का काम होता था कि आप इतना कमा लो कि एक अपनी फैमिली के लिए एक छत तैयार कर सको जिसके अंडर में वो प्रोटेक्शन के साथ रह सकें। सो इट्स अ बिग डील। The cry of not having money to do anything except carry on business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. And कहीं ना कहीं जो दुख था ना, क्राई, कहीं ना कहीं वो जो दुख था, एक्सट्रीम काइंड ऑफ पेन जो था, वो हर घर में मिल जाता था। हर घर में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था सिवाय कि आप बैंगल्स मेक करो, हर घर में। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ द एल्डर्स। एंड ऐसा नहीं था सिर्फ एल्डर्स की प्रॉब्लम थी, बल्कि जो जवान लोग थे, जो यंग थे, जो एक होता है ना कि नई उम्मीद लेकर आते हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं, वो भी लेमेंट कर रहे हैं, वो भी दुखी हैं, जैसे कि उनके एल्डर वंस दुखी हैं, वो भी रियलिटी को फील कर पा रहे हैं। नाउ इट्स काइंड टफ ना कि फर्स्ट टाइम जब आपको रियलाइजेशन हो कि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ योर लाइफ, तो बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना। जो बूढ़े हैं उनको आदत हो चुकी है, यूज टू हो चुके हैं, बट यंगर वंस के लिए डिफ़िकल्ट है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे गेट यूज टू इट, बट नॉट नाउ। डिफ़िकल्ट है उनके लिए, और इसलिए वो लेमेंट कर रहे हैं, दुखी है, कंप्लेनिंग बिहेवियर है उनका। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, बहुत ही कम बदला है यार, या ना के समान बदला है। जैसा पहले था उनके फादर मदर के टाइम पे, वो अभी भी है, एंड आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। एंड इतना, मतलब ये सालों का जो माइंड नबिंग टॉयल है, माइंड नबिंग मतलब कि एकदम सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देना, एंड टॉयल मतलब कि हार्ड वर्क। तो बैंगल मेकिंग में इतना ज़्यादा मेहनत लगता था कि आप कुछ और समझ नहीं पाते थे, सिर्फ बैंगल मेकिंग कि अब कोई आइडियाज़ ही नहीं आते हैं, कोई न्यू इनिशिएटिव आइडियाज़ नहीं आते, कुछ आप न्यू कर ही नहीं सकते। एंड सपने देखने की चाहत भी ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसा लगता है कि दैट्स द रियलिटी ऑफ माई लाइफ एंड नाउ आई हैव टू एक्सेप्ट इट। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट दिस। एंड उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि वो एक्सेप्ट करें। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव? आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। अब यहाँ पर अनीजन बोलती हैं कि आप कोऑपरेटिव फॉर्म क्यों नहीं करते हो? कोऑपरेटिव बेटा यहाँ पर एक ग्रुप फॉर्म करने के जैसा होता है, जैसे कि आप एक यूनियन आप डिसाइड करते हो। आप किसी कंपनी में काम करते हो तो एक एम्प्लॉय यूनियन या मैकेनिक यूनियन आप एक बना लेते हो कि भाई हम एक सिमिलर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, हम एक कम्युनिटी फॉर्म कर लेते हैं, एंड हम डिसाइड करते हैं कि इससे कम अगर पैसा मिलेगा तो हम ये काम नहीं करेंगे। मान लो कि मोची हैं, जूता बनाते हैं, उन्होंने सारी जितने भी लोग हैं उन्होंने इकट्ठा किया, एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक कम्युनिटी के पार्ट हैं एंड हम किसी का भी जूता बनाएंगे तो हम 20 रुपये से कम नहीं लेंगे या 50 रुपये से कम नहीं लेंगे। तो अब कोई भी किसी के पास भी जाएगा, किसी भी मोची के पास जाएगा तो सबका एक ही जवाब होगा कि 50 रुपये से कम नहीं। वो एक होता है ना कि एक यूनिटी फॉर्म हो जाती है एंड सामने वाले के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है सिवाय इसके कि वो 50 रुपये में अपने जूतों को बनवाएं। तो यहाँ पे अनीश जंग कहती है कि आप फॉर्म क्यों नहीं करते? जो मिडिल मैन एक्सप्लॉइट करते हैं, आपसे कम दामों में लेते हैं एंड फिर बाहर जाके सबसे ज़्यादा डबल ट्रिपल दामों में बेचते हैं, तो आप ये काम क्यों नहीं करते हो? कोऑपरेटिव क्यों नहीं फॉर्म करते हो? आपके फादर एंड फोरफादर एक्सप्लॉइट हुए हैं, बट आप क्यों एक्सप्लॉइट होना चाह रहे हो? Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. That's the reality of society बच्चा। अगर आप एक ऐसे सेक्शन से बिलोंग करते हो, आप गरीब हो,
तो पुलिस आप ही को मारेगी, पीटेगी, आप ही को ड्रैग करेगी, आप ही को पकड़ के लेके जाएगी एंड आपको इल्ज़ाम लगा लेगी कि यू आर डूइंग समथिंग इलीगल। क्योंकि जो मिडिल मैन होते हैं या जो एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो पैसा खिला देते हैं, घूस दे देते हैं। सो बहुत डिफ़िकल्ट होगा उन लोगों के लिए इनिशिएटिव लेना, रोड पर आना, उन लोगों के लिए स्पेशली जो बहुत मुश्किल से खाना भी डिज़र्व कर पाते हैं, खाना भी अफोर्ड कर पाते हैं, सॉरी डिज़र्व इज़ अ रॉन्ग वर्ड, अफोर्ड कर पाते हैं। सो दे से देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, कोई लीडर नहीं है उनके बीच में, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। ऐसा कोई नहीं है जो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखे। आप कोई भी रिवोल्यूशन की बात कर लो, कोई भी जंग की बात कर लो, कोई भी वॉर की बात कर लो, कोई भी एक बैटल की बात कर लो, लीडरशिप इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि ज़्यादातर हम जैसे ह्यूमंस जो होते हैं ना, ज़्यादातर हमारे अंदर ना एक होता है ना कि फॉलो करने की इंस्टिंक्ट ज़्यादा होती है। लीडरशिप वाली क्वालिटी बहुत ही कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में किसी में मिलती है एंड इसीलिए लीडर्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं। सो बहुत एक गट्स वाला काम होता है ना कि नॉर्मली हम स्कूल्स में रहते थे तो अगर टीचर डिसाइड करते थे तुझे मॉनिटर बनाऊंगा तो वी वो जस्ट लाइक नो 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 नो, आई एम नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर कुछ अच्छा होगा तो आपका नाम होगा, बट बुरा होगा तो आप ही को झेलना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम तैयार नहीं होते, उतना करेज नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई तैयारी नहीं था कि जो अलग सोचता हो। और एक और रीज़न था बेटा कि जो इनोवेटिव आइडियाज़ थे, जो माइंड नबिंग टॉयल, जो हार्डवर्क वो कर रहे थे, सारे इनिशिएटिव, एक होता ना कि डिज़ायर टू ड्रीम समथिंग, वो सब कुछ किल हो चुका था। तो किसी के अंदर वो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि कोई लोग खड़े हों, लड़ें और इतना फेस कर पाएँ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बैंगल मेकिंग से खाने को मिल पा रहा है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं हो पाया। क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी लड़ने की। दे रियली वॉन्ट कि कोई लीडर आ जाता जो उनको सपोर्ट करता, जो ऐसे सेक्शन से बिलोंग करता जो मिडिल मैन के सेक्शन का हो, या जो ऐसे सेक्शन का हो जो एक अप्रोचेबल इंसान हो। बट ऐसे लोग नॉर्मली सोचते नहीं हैं गरीबों के बारे में। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, मतलब उनके फादर्स भी जो थे बिल्कुल उन्हीं की तरह टायर्ड थे। कुछ नहीं कर सकते यार, इट्स समथिंग रिटन इन डेस्टिनी। ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। इतना सब कुछ हमारे इंडिया में चल रहा है, इतना एक्सप्लॉटेशन चल रहा है, इतने रेप केसेस होते हैं, इतने क्राइम्स होते हैं, फ्लड आता है, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो, डैट मीन्स कि यू आर वेरी लकी। आप अपने घर में रहते हो, चार दीवारों में रहते हो, एक कुएं में रहते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑल राइट। एंड दैट्स द रियलिटी ना, कि जब तक हमारे साथ कोई चीज़ ना हो ना, हमें ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, जब तक कि हमारे साथ ना हो। बट अगर हमारे साथ वो चीज़ होने लगे, सो हम, ये होता ना कि एक्सट्रीमिटी पे जाके हम कहते हैं कि जस्ट यार, वाई डोंट यू रेज द वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, बिकॉज नाउ द सेम थिंग इज हैपनिंग विद अस। दैट्स वाई हम अपना आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी रीज़न के अब अपनी आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो इस पोजीशन में हैं। बट बहुत कम लोग होते हैं, तादाद बहुत कम है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ बेटा कि बिफोर बिकमिंग अ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, फर्स्ट ट्राई टू बी अ ह्यूमन बींग। क्योंकि अगर वाकई में आप ह्यूमन्स हो तो आप जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप कोशिश ज़रूर करोगे उन लोगों के लिए करने के लिए जो आपके लिए कुछ ना कर पाए ज़िंदगी में, लेकिन आपको इतना एहसास दिला सकते हैं कि ह्यूमैनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to justice. And वो कंटिन्यूटी सिर्फ इसी बारे में बात करते रहते हैं, एंड हो जाता है, एक सर्किल में चल रहा है। स्पायरल मतलब कि यहाँ पे सर्किल है कि उनकी बातें कहाँ से शुरू होती हैं, गरीबी से शुरू होती हैं। एपैथी मतलब कि कोई कंसर्न नहीं शो करता है उनके टूवर्ड्स, ग्रीड है, लालच है, इनजस्टिस है, एंड एंड हो जाता है फिर पावर्टी पे आके। पावर्टी से शुरू होता है एंड पावर्टी पे आके ही एंड हो जाता है। कोई रास्ता नहीं है, कोई वे नहीं है जिससे वो निकल पाए। इन्हीं चारों के अराउंड ये सर्किल करते रहते हैं एंड उनकी लाइफ जो होती है वो एंड हो जाती है, पता भी नहीं चलता उन्हें। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। एंड इस सब चीज़ों को सुनने के बाद मैंने दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड को, दो डिफरेंट वर्ल्ड को देखा। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पावर्टी। एक फैमिली, साहिब आलम की फैमिली, जो मतलब फंसी थी पावर्टी के एक जाल में जिससे निकल पाना नामुमकिन सा था। बर्डन थे by the stigma of caste in which they are born.
एंड कहीं ना कहीं बर्डन भी थे। एक स्टिग्मा होता है ना कि अच्छा आप दलित से बिलोंग करते हो, आप ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैक पिकिंग एक प्रोफेशन है जहाँ पर आप धोबी को देख लो, आप स्क्वेंजर्स को देख लो जो नाला साफ करते हैं, आप बहुत सारे ऐसे जगह पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये काम बना ही हुआ है कि भाई आप दलित हो, आप ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हो, छोटा कास्ट। आप देखते हो अक्सर हम लोग किस तरह से बयान करते हैं कोई भी चीज़ को, हम बड़े कास्ट के हैं, आप छोटे कास्ट के हो। हु द हेल आर वी टू डिसाइड कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? कहाँ से आ जाता है हमारे अंदर ये सारी चीज़ें? हम कैसे खुद को बड़ा मान लेते हैं, कैसे? एंड अभी भी एग्जिस्ट करता है। मतलब आफ्टर, मतलब ये तो ना कि एडवांस स्टेज में पहुंचने के बाद भी, आफ्टर एजुकेटिंग आवर सेल्फ सो मच, मतलब हम इतने इनफ एजुकेटेड है कि हमारे अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इवन जस्ट फॉर ना इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ कि 2 स्टूडेंट थे, एक सिंह एंड एक वर्मा। एंड मैंने पूछा एक बच्चे से कि आप नॉर्मली एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँगी, एक सिंह से जाके पूछूंगी कि बेटा आप ऐसी स्टेज से बिलोंग करते हो क्या? द रिएक्शन विच आई गेट ना इंस्टेंटली, नहीं नहीं मैम, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। दे आर इनफ एजुकेटेड, दे नो वेरी वेल। उन तमाम बच्चे जो इस तरह का रिएक्शन देते हैं, दे नो वेरी वेल कि कास्टिज्म एंड रिलीजन ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये रिएक्शन होता है। एंड अगर मैं वर्मा के पास जाती हूँ या ऐसे कास्ट के पास जाती हूँ जो SC ST कास्ट होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी इन अ डबल कोट हम छोटा कास्ट बोलते हैं उन्हें, हम उनके पास जाते हैं, मैं बोलती हूँ बेटा आप जनरल हो क्या? तो वो सर झुकाकर बड़ी धीमी आवाज़ से बोलते हैं, नहीं मैम मैं वर्मा हूँ SC ST। एम्बैरसमेंट। एंड ये चीज़ कहाँ है? ये चीज़ हमारे दिमाग के अंदर घर कर गई है, दिलो दिमाग के अंदर घर कर गई है। एंड इससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। अभी भी एग्जिस्ट करता है एंड आने वाले समय में भी एग्जिस्ट करेगा, कितना भी हम कूल बनने की कोशिश करें। बहुत ही ऐसे कम लोग मिलते हैं आपको ज़िंदगी में जो कास्टिज्म एंड रिलीजन नहीं करते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द पीपल सामने बोलेंगे कि हाँ कास्ट, नो 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 नो, आई एम इनफ एजुकेटेड मैन, मैं ये सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करता हूँ। बट बिहाइंड द डोर ऑफ हिज हाउस, उसी घर में उसके दरवाजे के पीछे वो क्या करता रहता है? वो बोलता है कि अरे हम तो भाई पंडित है, हम तो भाई खान है भाई, हम तो बड़े ऊंचे दर्जे वाले हैं, हम छोटे कास्ट को नहीं है। वो छोटे कास्ट वाले यार, उनके लिए बर्तन अलग कर दो। सो दीज आर द थिंग्स जो है ना वो इनग्रेन्ड करके रखा गया है हमारे दिमाग के अंदर, एंड हम उस चीज़ को ब्रेक भी नहीं करना चाहते हैं। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप वो चीज़ को फॉलो करना चाहते हो कि नहीं फॉलो करना चाहते हो, कम्प्लीटली योर डिसीजन। तो एक सेक्शन जो था जो स्टिग्मा में है, जो कलंक से जुड़ा हुआ है, कास्ट के, बर्डनड है पॉवर्टी से। The other a vicious circle of sahukas, the middleman, the policeman, the keepers of law, the bureaucrats and the politician. And एक अलग सेक्शन मैंने वर्ल्ड देखा जो इन सब चीज़ों से घिरा पड़ा है। ये सारे जो लोग हैं ना, सारे जो लोग अलग अलग सेक्शन से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिशियंस हुए, ब्यूरोक्रेट्स हुए, ऑफिसर्स हुए, पुलिसमैन हुए, मिडिल दलाल हुए, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? एक सेक्शन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कंप्लीटली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बैंगल मेकर्स को, एंड वो कुछ नहीं कर सकते हैं। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, अपने आंसर में आप लिखिएगा ना कि पावर्टी प्लस ट्रेडिशन। पावर्टी उधर की बात हो रही है, साहिब आलम की बात हो रही है, एंड ट्रेडिशन एक बैगेज है ट्रेडिशन का जो मुकेश एंड सविता जैसे लोग उठा रहे हैं। एक बैगेज है जिन पे उन पे लाद दिया गया है कि भाई आपके पास अदर ऑप्शन नहीं है इसको उठाने के अलावा। पावर्टी प्लस ट्रेडिशन इज इक्वल टू एक्सप्लॉयटेशन, ट्रस्ट मी। ये एक इक्वेशन है जो मुझे लगता है नॉर्मली हम अक्सर मिलते हैं लोग होते, या तो वो पॉवर्टी का शिकार होते हैं या वो तो ट्रेडिशन का शिकार होते हैं, कास्ट है, रिलीजन है, ये सारी चीज़ें, एंड इनके बेसिस पे लोग एक्सप्लॉइट करना उन्हें शुरू कर देते हैं। Where was I? Before he is aware, sorry. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. And ये सारे लोग मिलके एक बच्चे पे ये बैगेज डाल देते हैं, और जब तक वो अवेयर हो, जब तक वो पता चले उसको कि वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, तब तक बहुत देर हो चुकी है। तब तक बहुत इतनी देर हो चुकी होती है कि वो इस चीज़ को बहुत पहले एक्सेप्ट कर चुका होता है, और या यूज टू हो जाता है अपने पेरेंट्स की तरह। क्योंकि बच्चे जब शुरुआत में ये सारी चीज़ें उनको देखने को मिलती है तो उनको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें वो ढूंढते हैं इस चीज़ में, बट जब तक उन्हें एहसास होता है तब तक वो यूज टू हो चुके होते हैं, आदत बन गई होती है ये चीज़ करने की, एंड फिर उनके अंदर इतना गट्स नहीं होता, इतना करेज नहीं हो सकता है कि वो इन लोगों से लड़ सके जो एक हायर सेक्शन ऑफ अथॉरिटी से बिलोंग करते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डर, एंड कुछ करना मानो कि मतलब यार हिम्मत करना, हिम्मत दिखाना उनके सामने
एंड मार खाना पिटना, बहुत कम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत हो पाती है. एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. एंड लड़ना, डेयर करना, मतलब हिम्मत शो करना, ये सब पार्ट नहीं होता है गरीबों की लाइफ का. ये शुरू से सिखाया जाता है कि बेटा जो मिले एक्सेप्ट कर लो, सर झुका कर सुन लो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, सपने ना देखो, क्योंकि सपने टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है. When I sense a flash of it in मुकेश, और जब मैंने वो डरिंग वाला जो चीज़ मुकेश की आंखों में देखा, आई cheered, मैं खुश हुई कि एटलीस्ट समवन इज देयर. मतलब पता नहीं एक छोटा सा ही लाइट है, बट है कहीं लोगों के अंदर एग्जिस्ट करता है. एंड बच्चे के अंदर, अभी मुकेश है, बच्चा है, तो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है. एंड आई जस्ट होप कि मुकेश जहाँ पे भी हो, अनीश जंग ने जब ये स्टोरी लिखी, मे भी हो सकता है कि नाम अलग अलग उन्होंने दे दिया हो, या मुकेश एग्जैक्टली उसका नाम हो, वो जहाँ पर हो वो बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और काम करता हो. आई जस्ट होप एंड आई विश कि उसकी खुद की कार की शॉप हो. आई जस्ट होप कि वो जो मोटर कार वाला जो उसका ड्रीम था वो कंप्लीट हो चुका हो. आई जस्ट होप, हम सिर्फ होप कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. फिर वो कहता है कि मैं तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. एंड ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. अब वो कहती है कि यार तुम तो फिर गैरेज जाना पड़ेगा तुम्हें सीखने के लिए किस तरह से कार वार का काम किया जाता है. एंड गैरेज तो बहुत दूर है, उस लोकेलिटी में है नहीं. अब गैरेज वहीं पर होगा ना जहाँ पे कार वार एग्जिस्ट करती हूँ, एंड उस एरिया में कार तो छोड़ो, साइकिल भी एग्जिस्ट नहीं करती है. आई विल वॉक, मैं चल लूँगा. मतलब उसके अंदर वो ना डिटर्मिनेशन है. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन. अब अनीश जंग कहती है कि तुम्हें मन करता है जहाज भी उड़ाने का. ही इज सडनली साइलेंट. नो. अब वो अचानक से खामोश हो जाता है एंड वो ज़मीन की तरफ देखने लगता है. दैट्स अ वेरी कैजुअल रिस्पॉन्स बेटा, एक बहुत ही जेन्युइन रिस्पॉन्स दिया मुकेश ने. एंड नॉर्मली हम भी देते हैं कि अक्सर हमसे अगर कोई ऐसी बातें पूछ लेता है जो हमने कभी सुनी नहीं होती है तो बहुत ही एम्बैरसमेंट होती है. एंड मुकेश को भी एम्बैरसमेंट होती है क्योंकि मुकेश ने शुरू से ही कार का ही सपना देखा था, कभी वो प्लेन तक तो गया नहीं. तो अचानक से अनीस जंग ने जब ये सवाल पूछा तो मुकेश को थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब कैसे बस वो सिंपल सा नो बोल देता है. एंड नो इसलिए बोलता है क्योंकि उसने उस लेवल तक सोचा ही नहीं था, उस लेवल तक वो गया ही नहीं था. अभी वो छोटा था, उसने सोचा नहीं, लेकिन फिर भी उसको एम्बैरसमेंट होती है कि ये चीज़ उसे नहीं पता थी और बहुत एम्बैरस होता है, वो ब्लश करने लगता है. ही इज़ कंटेंट, बट उसे रिग्रेट फील नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि मतलब उस एम्बैरस होता है कि उसे ये चीज़ पता नहीं है, बट वो रिग्रेट नहीं फील करता, उसे पछतावा नहीं होता कि मैंने प्लेन के बारे में क्यों नहीं सोचा. वो कार से ही बहुत ज़्यादा संतुष्ट है. कंटेंट मतलब कि वो सेटिस्फाइड है, वो खुश है कार से ही. एंड वो अक्सर सपना देखता है कि मतलब जैसे नहीं कार जैसे तो एकदम तेज़ी से जाती है. यहाँ पे वर्ड हुआ है हर्टलिंग, मतलब तेज़ी से गुजर जाना, कार को एकदम तेज़ी से चलाना, स्पीड में चलाना. तो वो ऐसे ही सपने देखता है. फ्यू एयरप्लेन्स, एंड वो जस्टिफाई करके कहता है कि वैसे भी इस हमारे एरिया में तो बहुत ही कम प्लेन उड़ते हैं. तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन वो खुद को दे रहा है कि प्लेन्स के बारे में मैंने इसलिए नहीं सोचा कि यहाँ पे कम ही आते हैं, प्लेन्स आते ही नहीं, ना के बराबर आते हैं, पर मैं कार को अक्सर देखता हूँ. तो आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ मोटर कार मैकेनिक. एंड आप लोगों को आई जस्ट होप कि चैप्टर यहाँ पर एंड होता है. दोनों ही चैप्टर बहुत ही खूबसूरती से अनीश जंग ने पिक्चराइज किया है. मुझे तो लिटरली पता नहीं, मुझे आप लोगों का नहीं पता, बट मैं कंप्लीटली मैंने एक इमेज क्रिएट कर ली साहिब आलम की, मैंने एक इमेज क्रिएट कर ली मुकेश की. लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन अप टू सम एक्सटेंट. एंड आप अगर इमेजिनेशन कनेक्टिविटी नहीं बना पाते हो बेटा ना, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, अभी मुझे नहीं पता कि आप आंसर कैसे दोगे, लेकिन मैं जो जो बोल रही हूँ आप वो करना, ठीक है ना, मन में सोचना. चलो, एक गांव है, वहाँ पे एक छोटा सा घर है हट शेप का, उसके जस्ट बगल में पेड़ है, उसके जस्ट बगल में नदी है. एंड नदी के पास एक लड़का है, बैठा हुआ है पेड़ से सट कर, और वो किताब लिया हुआ है और वो बैठा हुआ है. आपको कितना टाइम लगा बेटा ये सारी चीज़ें इमेजिन करने में? तुरंत 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 इमेज क्रिएट हो रही है ना आपके मन में, तुरंत 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 तुरंत. दैट्स द पोएटिक डिवाइस इमेजरी, जब इमेज आपके मन में तुरंत 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 क्रिएट हो. एंड अनीस जंग ने इमेजरी का बहुत ही ब्यूटिफुली यूज़ किया है. किस तरह से वो लोकेलिटी को शो कर रही हैं, गार्बेज चोक दिखाए उन्होंने, हट्स दिखाए अलग 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 तरह के. तो आप जब स्टोरी पढ़ते हो, लिटरेचर की स्टोरी पढ़ते हो, तो आप अपने मन में एक इमेज क्रिएट किया करो. मे बी आपका इमेज मेरे इमेज से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, बट जो रियलिटी होगी, जो कोर रियलिटी होगी, आप भी स्लम एरिया देखते होगे, मे बी आपका कलर अलग होगा, मे बी आपके बच्चे दिखने में अलग होंगे, लेकिन
हम दोनों बच्चे देख रहे हैं, हम दोनों स्लम एरियाज़ को देख रहे हैं। सो आप इमेज क्रिएट कर पाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे आप इमेज क्रिएट करना शुरू करते हो, आप उस स्टोरी के अंदर जब चले जाते हो तो आप एक कनेक्टिविटी फॉर्म कर लेते हो, एंड अगर कनेक्टिविटी फॉर्म कर लेते हो तो आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आती है। सो आई जस्ट होप कि आपने इसी तरह से स्टोरी मेरी जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ इसी तरह से आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, इमेजिन किया होगा, उस स्टोरी में एकदम डीपली गए होगे, एंड यू हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम दिस स्टोरी। आप मुकेश से भी बहुत कुछ सीखे होगे, सरिता से भी बहुत कुछ सीखे होगे, साहिब आलम से भी बहुत कुछ सीखे होगे। अनीस जंग जिस तरह से पोर्ट्रे कर रही हैं सारी चीज़ों को, एक फिरोज़ाबाद को, सीमापुरी को, किस तरह से जो परपिचुअलिटी है, कंटिन्यूटी है गरीबी की, वो किस तरह से बस चली आ रही है, चली जा रही है, नेवर एंडिंग वाली कंडीशन है। एंड जो ट्रेडिशन है, जो एक बैगेज दिया गया है, स्टिग्मा है, एंड एक और सेक्शन दिखाया गया है जहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक सेक्शन को, एंड उन्हें हरस कर रहे हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। एंड आई जस्ट वांट कि आप सब लोग लॉ स्प्रिंग पे क्वेश्चंस मत लिखो बेटा, एक थीम प्रिपेयर करो कि व्हाट ऑल आर द लेसन्स यू हैव लर्न फ्रॉम द लॉ स्प्रिंग। किस तरह से आप लॉ स्प्रिंग के स्टोरी को देखते हो, क्या क्या आपने सीखा। मे बी द चांसेस आर देयर ना कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को मिस कर दिया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस जितना मैंने पढ़ा है आप लोगों को, दैट डजंट मीन कि आपके मन में बहुत सारे पॉइंट्स नहीं आ सकते। आप ये कह सकते हो कि यार मेरे मन में तो ये भी पॉइंट्स आ गया जो कि मैम ने नहीं बताया। सो हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है, एंड आई रियली वॉन्ट टू रीड अबाउट योर परसेप्शन, जो आप सोचते हो लॉ स्प्रिंग के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके मन में आती होंगी, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे टीचर से सीखते हैं, टीचर भी बच्चों से सीखते हैं। एंड जो सीखने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो ज़िंदगी में हमेशा ही सीखनी चाहिए, हमेशा ही सीखनी चाहिए, हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखूं, बहुत कुछ नया सीखूं, मैं पढ़ाऊं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे कमेंट में आप लोग ये मेंशन कर सकते हो कि मैम इवन आई हैव पॉइंट, ये भी हम शो कर सकते हैं आंसर में। सो दैट टाइप ना आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गेट योर रिप्लाई कि अच्छा आपने इस तरह से सोचा। एंड डेफिनेटली जब मैं अपने बच्चों को अगले टाइम पढ़ाऊंगी, स्कूल में पढ़ाऊंगी, तो आपका पॉइंट ज़रूर यूज़ करूँगी मैं। सो आई जस्ट होप कि ये चैप्टर क्लियर होगा आप लोगों के लिए। बहुत कुछ उसमें है, एंड बहुत कुछ बताना था बेटा, बहुत कुछ। ट्रस्ट मी, जब मैंने चैप्टर अपने बच्चों को पढ़ाया था तो मैंने कंटिन्यूटी मैंने रखी थी। एक क्लास की बात करी, बाकी सब तो जल्दी बोर हो जाते हैं मैं कभी लिटरेचर से बोर नहीं होती हूँ, बट एक क्लास था मेरा फर्स्ट बैच, और मैंने उसको मतलब 4-5 दिन मैं डिस्कशन करती रही थी लॉ स्प्रिंग के बारे में। ऐसा होता है, वैसा होता है, इस तरह से होता है, वैसा होता है। बट मैंने आप लोगों पे एहसान कर दिया, रहम कर दिया कि बहुत लंबा लेक्चर लेकर मैं नहीं गई आप लोगों का। ये बहुत शॉर्ट है लॉ स्प्रिंग पे। आई एम द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, मतलब आई हैव स्पेशलाइजेशन इन लिटरेचर। तो अगर आप कोई चैप्टर पे डिस्कस करना चाहोगे तो मैं घंटों बातें कर सकती हूँ, एंड अगर एक चैप्टर आप चाहोगे कि 10 दिन मैम पढ़ाएं तो मैं 10 दिन पढ़ा सकती हूँ। बट आप लोग अभी स्टूडेंट हो क्लास 12th के, तो आप लोगों की उतनी मतलब होता है ना कि अभी आपकी सोच अभी उतने हायर लेवल पे नहीं गई है। अभी यू नीड so much experience in your life to understand the intensity of that kind of literature, and in future definitely you will gain it, maybe more than me. So जितना समझ में आया उतना लिखिएगा। क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे अच्छे काम करिए, शो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एवरीवन, स्पेशली पेरेंट्स एंड टीचर्स, बिकॉज दे डिज़र्व योर रिस्पेक्ट। अभी सुनने में आया है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बुली कर रहे हैं टीचर्स को ऑनलाइन में। ट्रस्ट मी बेटा, अगर आपके पेरेंट्स टीचर्स होते एंड कोई उन्हें बुली करता, उन्हें परेशान करता, तो आपको कैसा फील होता। तो जब भी कुछ भी गलत आप करना चाहो, मतलब कर रहे हो, या एक इंटेंशन आए करने का, जस्ट फॉर फन वाली चीज़ आए, तो आप उनके बारे में सोच लिया करो कि, या अपने बारे में सोच लिया करो कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे कैसा लगेगा। सो जस्ट बी मोर सिंपैथेटिक टूवर्ड्स एवरीवन, डजंट मैटर वो आपके अक्वेंटेंस है या स्ट्रेंजर्स हैं, जो भी हैं, बस आप सिंपैथी, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी ज़्यादा से ज़्यादा शो करो। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।